नमस्कार दोस्तों। आज की खबर में हम ये समझते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को भारत ने किया है खारिज, क्यों किया है खारिज और ये दावा क्या किया है? चीनी ने क्या दावा किया अरुणाचल प्रदेश पर, इसके बारे में समझेंगे। ये न्यूज़ जो है, ये इसका हम श्रेय देते हैं दृष्टि आईएएस वाले को, क्योंकि उन्हीं का नोट से हम बता रहे हैं और उन्होंने जो लिया है इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। ये बात चर्चा में अभी क्यों है? क्योंकि हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदल दिया है, जिसे भारत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आविष्कृत नाम निर्दिष्ट करने से इसका वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा, कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर आदमी अपने मन से अगर किसी का नाम दे दे, तो इसका मतलब नहीं है कि जो उसकी वास्तविक में जो पहले से था वो बदल जाएगा। वो हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जो अरुणाचल प्रदेश का जो चीनी नाम रखा है, उसका नाम है जंगनान के मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जिस पर बीजिंग दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। अप्रैल 2023 में जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों की तीसरी सूची जारी की थी, तो भारत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है? इसकी पृष्ठभूमि पहले समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत चीन सीमा विवाद 3488 किलोमीटर की साझा सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे और जटिल क्षेत्रीय विवादों को संदर्भित करता है। विवाद के मुख्य क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में स्थित अक्साई चीन और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश से है। अक्साई चीन क्या है? अक्साई चीन अक्साई चीन और अपने शिनजियांग क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि भारत इसे अपने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानते हैं। यह क्षेत्र चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के निकट होने और सैन्य मार्ग के रूप में इसकी क्षमता के कारण राजनीतिक महत्व रखता है। अरुणाचल प्रदेश, अब आप समझते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य पर दावा करता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। भारत इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर राज्य के रूप में प्राथमिक प्रशासित करता है और अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है। और ये आप मैप में देख सकते हैं कि अक्साई चीन कहाँ है। ये देखिए, ये मेरा जो है PAK है और ये है अक्साई चीन। और नीचे हम देखते हैं कि, और आप गौर से देखिएगा इस फिगर में, तो जो लद्दाख है उसी का पार्ट क्या है? अक्साई चीन है। क्योंकि अब जो नया जो स्टेट बना है केंद्रशासित प्रदेश, उसके हिसाब से जो अक्साई चीन है वो लद्दाख का हिस्सा हो गया है। तो हमारे भारत सरकार भी अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा मानता है। कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं है और कुछ हिस्सों पर कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम LAC कहते हैं, नहीं है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा अस्तित्व में आई थी। इसको मैकमोहन के नाम से भी हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कहते हैं भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। एक है पश्चिम क्षेत्र यानी लद्दाख, फिर मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मानते हैं, फिर पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को मानते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो मेरा है पश्चिम क्षेत्र हो गया, फिर ये जो हो गया ये वाला मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मध्य क्षेत्र हो गया, और इस पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सैन्य गतिरोध क्या है? वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध सीमा विवाद के कारण कई सैन्य गतिरोध और झड़पें हुई, जिनमें 1962 का भारत चीन युद्ध भी शामिल है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न समझौते और प्रोटोकॉल के साथ तनाव को प्रबंधित करने के प्रयास किए। हालिया झड़पें क्या है? सीमा के दोनों ओर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्ष 2013 के बाद से गंभीर सैन्य टकराव की घटना में वृद्धि हुई है। संघर्ष के सबसे गंभीर हालिया प्रकरण वर्ष 2017 में डोकलाम क्षेत्र में, वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। मतलब ये जो है ये टकराव है सेनाओं के बीच। तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार 2013 के बाद ज़्यादा ऐसी घटना हुई है। जो 2017 में बताया जा रहा है डोकलाम क्षेत्र में, और 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुआ था, जिसमें हमारे जो मेजर साहब वो उनकी शहीद हो गई थी। वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई। चीन के आक्रामक कदमों पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? वैश्विक रणनीतिक गठबंधन में भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न हुआ है। ये देखिए क्या क्या है इसमें। क्वाड क्या होता है? क्वाड यह 4 लोकतांत्रिक देशों यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का समूह है। आप याद रखिएगा कि आपको एग्जाम से जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाड में कितने देश होते हैं। तो क्वाड में 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। सभी 4 राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का एक समान आधार रखते हैं और निबोध समुद्री व्यापार एवं निर्बाध समुद्री व्यापार एवं सुरक्षा के साझा हित का समर्थन करता है। आगे देखते हैं कि I2U2 क्या है? यह भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE का एक नया समूह है। देखिए भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE। तो आपको कहे कि I2U2 में कितने सदस्य हैं? तो 4 देश हैं। इसमें क्या है, कौन है? भारत है, इजराइल है, अमेरिका और UAE है। एक नया समूह है। इन देशों के साथ गठबंधन के निर्माण से क्षेत्र में भारत की भू राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और यही सब चीन को देखा नहीं जा रहा है। आगे क्या कहता है कि भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा।
भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है। इसके वैकल्पिक व्यापार और कनेक्टिविटी गलियारे के रूप में लॉन्च किए गए IMEC का लक्ष्य अरब सागर तथा मध्य पूर्व में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करना है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, भारत, ईरान और रूस के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित INSTC 7200 किलोमीटर के व्यापक मल्टी मोड परिवहन नेटवर्क का सृजन करता है, जो हिंद महासागर, फारस की खाड़ी व कैस्पियन सागर को आपस में जोड़ता है। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह इसका प्रमुख नोड है, जो अरब सागर और होर्मुज जलडमरू में चीन की गतिविधियों पर रणनीतिक रूप से नजर रखता है, तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को ग्वादर बंदरगाह के रूप में एक विकल्प प्रदान करता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, ये हमारा एक काउंटर करने के लिए, जो इसका जो ग्वादर बंदरगाह है उसके काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रणनीतिक तौर से। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति क्या है? भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति के बारे में समझते हैं। चीन की स्ट्रीट ऑफ पल्स रणनीति के जवाब में भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति अपनाई है, जहां अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाकर सैन्य अड्डों का विस्तार कर और क्षेत्रीय देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत कर चीन को घेरने का पर बल दिया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में चीन के सैन्य नेटवर्क एवं प्रभाव का मुकाबला करना है। अब देख सकते हैं कि ये चीन है और नीचे सीमाओं पर बुनियादी ढांचा परियोजना। भारत चीन सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत सक्रिय रूप से अपनी सीमा पर मजबूत बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने भारत चीन सीमा पर 2,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूर्ण की है। सितंबर 2023 तक इनमें से 36 परियोजनाओं अरुणाचल प्रदेश में, 26 लद्दाख में तथा 11 जम्मू कश्मीर में है। पड़ोसियों के साथ सहयोग। भारत चीनी प्रभाव को कम करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय साझेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। हाल ही में भारत ने भूटान में ग्लेफू माइंडफुलनेस शहर के विकास का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त भारत के विदेश मंत्री की काठमांडू यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित हालिया बिजली समझौते के माध्यम से भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। वर्ष 2024 में दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 3 सीमा पर ट्रांसमिशन लाइनों का भी उद्घाटन किया, जिसमें से 132 किलोवोल्ट रक्सौल परावनीपुर, 132 किलोवोल्ट कुशवाहा केटिया और न्यू नौतनवा मनहिया लाइनें शामिल हैं। ये प्रयास क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के साथ इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को कम करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत की रणनीति को रेखांकित करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने के पूर्व प्रयास क्या रहे हैं? वर्ष 1914 का शिमला समझौता। तिब्बत तथा उत्तर पूर्व भारत के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए वर्ष 1914 में शिमला में 3 अर्थात तिब्बत, चीन एवं ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधित्व का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। चर्चा के बाद समझौते पर ब्रिटिश भारत एवं तिब्बत द्वारा हस्ताक्षर किए गए, किंतु चीनी अधिकारियों द्वारा नहीं। वर्तमान में भारत इस समझौते को मान्यता देता है, लेकिन चीन ने शिमला समझौते और मैकमोहन रेखा दोनों की अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1954 का पंचशील समझौता। पंचशील सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से एक दूसरे की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का संकेत दिया। चीन ने प्रारंभ में पंचशील समझौते को स्वीकार किया और इस समझौते द्वारा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए आधार के रूप में कार्य किया। हालांकि समय के साथ साथ पंचशील समझौते को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर समझौता इस वर्ष 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें बल प्रयोग को त्यागने, LAC की मान्यता एवं वार्ता के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था। समझौते ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए आधार तैयार किया, लेकिन तनाव कायम रहा। चीन ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, किंतु बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता के साथ ही कभी कभी सीमा तनाव के कारण समय के साथ उनकी प्रभावशीलता बदलती रही। LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों पर समझौता इस वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें LAC पर चल रही असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आंदोलन की पूर्व सूचना तथा मानचित्र के आदान प्रदान की प्रतिज्ञा दी गई थी। दोनों देशों ने आकस्मिक तनाव को रोकने के साथ ही दोनों देशों के बीच संचार में सुधार लाने के उद्देश्य से इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता
यानी BDCA डेप्सांग घाटी घटना के बाद वर्ष 2013 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य डेप्सांग घाटी में हुई झड़प जैसी घटनाओं को रोकना एवं आपसी समझ को बढ़ाना था। BDCA के बावजूद भारत चीन सीमा पर तनाव बना हुआ है और साथ ही ऐसी घटनाएं भी होती रहती है। हालांकि यह समझौता सीमा संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के साथ साथ क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे की राह क्या हो सकता है? भारत को भारतीय बलों की गतिशीलता एवं प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सड़कों, पुलों, हवाई पट्टियों तथा संचार नेटवर्क सहित सीमा पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में निवेश करने की आवश्यकता है। सीमा पर घटनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने तथा प्रतिक्रिया देने के लिए उन्नत उपकरणों, प्रौद्योगिकियों, निगरानी क्षमताओं के साथ सशस्त्र बलों की आधुनिक बनाने की भी निवेश करने की आवश्यकता है। भारत के लिए समान विचारधारा वाले देशों एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ गठबंधन मजबूत करना महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय विवाद में चीन की मुखरता के बारे में चिंता साझा करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वित प्रतिक्रियाओं, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा सूचना आदान प्रदान में भाग लेना। भारत चीन पर निर्भरता कम करने एवं आर्थिक लचीलापन बढ़ाने हेतु आर्थिक संबंधों में विविधता लाने के लिए आर्थिक प्रयास करेगा। उन देशों के साथ सहयोग एवं व्यापार समझौते की जांच करना जो अन्य बाजारों के साथ साथ निवेश के अवसरों को पहुंच प्रदान कर सकता है।